सो हेलो क्लास 10, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। इससे पिछले वीडियो में हम साइंस की कर चुके हैं अपने चैप्टर 6 जो कि लाइफ प्रोसेस है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अब हम करेंगे चैप्टर 7 जो कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नाम दिए गए इनके फंक्शंस बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्या है आपका सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व, दूसरा बोला आपका क्रेनियम, थर्ड इज वर्टेब्रल कॉलम एंड द फोर्थ वन इज मोटर न्यूरॉन। सबके काम बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट आपका क्या है सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। इसका काम क्या होता है? तो सिंपल सा सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि ये जो भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो भी स्टिमुलस जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, उससे रिसेप्टर से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। हमारे रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो पहुंचाता है कमांड को या चेंजेस को जो एनवायरनमेंट में हुए, वो कौन पहुंचाता है? सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाता है। ये बोला सेंसरी न्यूरॉन अकर इन सेंस ऑर्गन एंड रिसीव स्टिमुली थ्रू देयर डेंड्राइट्स। The sensory neurons transmit impulses towards the central nervous system with the help of their axon. ये बात बोली गई है। सेकंड क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? हमारे जैसे हमारी आंख डेलिकेट होती है, वैसे हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा डेलिकेट है, उसे इंजरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो उसको बचाने के लिए एक ब्रेन बॉक्स टाइप चाहिए क्रेनियम, एक ब्रेन बॉक्स टाइप चाहिए, ताकि कोई मैकेनिकल फिजिकल इंजरी ना हो हमारे ब्रेन को। अच्छा, और एक और फ्लूइड होता है जो कि हमारा ब्रेन को बचाता है। वो कौन सा फ्लूइड है? तो वो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है ये बात? ठीक है। थर्ड आपका वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम क्या करता है बच्चा? वर्टेब्रल कॉलम का सबसे मेन फंक्शन जो है, सबसे मेन फंक्शन जो है वो क्या है कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये उसको प्रोटेक्ट करता है और हमारे अपर बॉडी का जो वेट है उसको कैरी करता है। दो चीजें क्या करता है? फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, सेकंड हमारे अपर बॉडी का वेट कैरी करता है। ये होता है वर्टेब्रल कॉलम का काम। देन आपका क्या है? मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स। मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स। मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स का क्या काम होता है बच्चा? कि हमने अभी समझा था जो सेंसरी नर्व्स होती थी वो क्या करती थी कि रिसेप्टर्स से कहां तक गई बात? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कहां तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ये किसका काम था? हमारा सेंसरी नर्व्स का। अब जब ये बात पता चल गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी माइंड को, ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को, तो वहां से कमांड आएगी कि इफेक्ट करना है। अब जो भी चीज, जैसे कि मान के चलो ये चीज गर्म है और मैंने इस पे हाथ रखा, तो ये मेरे रिसेप्टर्स को पता चलेगा ये चीज गर्म है। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन से कहां तक ये बात पहुंचाएंगे? क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड आएगी ये जगह गर्म है, यहां से हाथ हटाओ। अब ये कमांड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक लाता है वो कौन लाता है? मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स। ठीक है। द डेंड्राइट्स ऑफ दिस न्यूरॉन साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स with axons of interneurons in central nervous system. They transmit impulse from central nervous system towards the effector. Central nervous system से effectors की तरफ ये हमारा कमांड को भेजता है। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा? Reflex arcs continue to be more efficient for quick response. Justified the statement giving reason. अच्छा, क्या बोला कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए। जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए। ऐसा क्यों? अब क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स कैसे? मान के चलो कोई गर्म चीज है और उसको आपका उस पे अचानक से हाथ पड़ गया, आपका उसमें अचानक से हाथ पड़ गया। अब क्या करोगे? तुरंत हटा लेते हो, एक क्विक रिस्पांस आता है। या कोई क्या बोलते हैं पेन है, उस पे आपका हाथ पड़ा, कील पे हाथ पड़ा, अब जैसे ही आपको पेन हुआ तो अपने आप हाथ जल्दी से हट जाता है, एक क्विक रिस्पांस आता है। ऐसा क्यों हो पाता है रिफ्लेक्स आर्क में और क्यों ये ज्यादा एफिशिएंट है क्विक रिस्पांसेस के लिए, उसको समझना है। तो क्या बोला है? रिफ्लेक्स एक्शन is an automatic
स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। कोई भी एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है उसके मतलब उसके रिस्पॉन्स में जो सडन हमारा रिस्पॉन्स आता है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्सेस एंड रिस्पॉन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ बनता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आगे, इट कंसिस्ट रिसेप्टर्स, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व एंड इफेक्ट। देखो सबसे पहले बात किसको पता चलती है हमारी, जैसे गरम लगा था तो सबसे पहले किसे पता चला था, रिसेप्टर। किसको, रिसेप्टर्स को। अब रिसेप्टर से बात किसको पता चल गई थी, सेंसरी नर्व्स को। किसको, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व से बात किसको पता चल गई थी बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको, सेंट्रल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बात आगे कौन लेके गया, मोटर न्यूरॉन्स। कौन, मोटर न्यूरॉन से मोटर नर्व्स। और लास्ट में बात कहां आ गई, इफेक्टर्स पे। कहां, इफेक्टर्स। क्लियर है ये बात। तो यही होता है। आगे क्या बोला है, रिफ्लेक्स आर्क इज इवॉल्व्ड इन एनिमल। ये किसमें इवॉल्व होता है, एनिमल, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस इतना ज्यादा तेज नहीं होता। रिफ्लेक्स आर्क enables the body to give quick response to a harmful stimuli, so that the chances of damage of a body are decreased. तो जो भी हार्मफुल चीजें हमें होने वाली है उसके चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, सो प्रिवेंट्स इट्स फटीग। मतलब हमें थकान कम महसूस होगी। अगर हर चीज में सोचना पड़ रहा तो थकान ज्यादा होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सेस में हमें सोचना नहीं पड़ रहा तो दिमाग उतना थक नहीं रहा। Many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. इसलिए ज़्यादातर एनिमल्स में ये कॉम्प्लेक्स हमें चाहिए नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए नहीं कि सोचना पड़े इतना ज़्यादा। So it is likely that reflex arc has evolved as an efficient way of functioning in the absence of through processes. However, even after complex neuron networks have came to exist. इसीलिए कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी ताकि फटीग हमें ना लगे, हम थकान महसूस ना करें, तो क्या होता है वहां पर रिफ्लेक्स आर्क एक सडन स्पॉन्टेनियस एक्शन काम करता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट चलते आगे। नेक्स्ट के जो ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन एंड लेबल डेंड्राइट एंड एक्सन। तो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, डेंड्राइट बना पड़ा है, न्यूरॉन बना पड़ा है, और इसमें ये जो एंड्स दिख रहे हैं आपको ये क्या है, डेंड्राइट, बीच में सेल बॉडी, ये वाला पार्ट एक्सॉन, और लास्ट में आ गया नर्व एंडिंग। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको दिख रही है। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो आपको पता है मेन थिंकिंग पार्ट हमारा कौन होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन। कौन होता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा सेरेब्रम और फैक्टरी लॉब्स, ये सारी चीजें कंसिस्ट करते हैं। क्लियर रहेगा। सेकंड क्या बोला बी का, कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है पोस्चर और बैलेंस बॉडी का मेंटेन रखने के लिए। तो आपको पता है हिंड ब्रेन का सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि हमारा पोस्चर वगैरह ठीक रहे। क्लियर है यहां तक। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन फोटोट्रोपिज्म, नेम द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म है क्या वो समझते हैं। फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। Shoots generally grow towards light and are said to be positively phototrophic, while roots grow away from light and are said to be negatively phototrophic. मतलब क्या, मान के चलो यहाँ पर हमारा सन है, यहाँ पर हमारा कोई पेड़ टाइप सा है, ठीक है। अब जो अपर पार्ट है वो इन रिस्पॉन्स टू सन फोटो लाइट ये टुवर्ड्स द सन ग्रो होता है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म।
वहीं अगर रूट्स की बात करूं तो सन ऊपर है बट ये ग्रो नीचे होते हैं, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर रहेगा। अब इसमें हो क्या रहा है, बढ़ रहे हैं, यानी सेल एलोंगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल एलोंगेशन होता है। और सेल एलोंगेशन के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन हार्मोन। कौन, ऑक्सिन। क्लियर रहेगी यहां तक बात, यही था इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो समझते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। कैसे ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, मैसेजेस पहुंचाते हैं, केमिकल मैसेंजर, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ये वो रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो किस में रिलीज करते हैं, ब्लड में। जो एंडोक्राइन हमारा ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है वो डायरेक्टली ब्लड में करता है, और फिर टारगेट ऑर्गन तक वो थ्रू द ब्लड पहुंच जाता है। इस तरीके से हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन फंक्शन होता है एनिमल्स में। क्लियर रहेगी ये बात। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, इट इज एडवाइज टू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट, गिव रीजन। तो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने की सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। रीजन क्या है इसका, समझना। क्योंकि आयोडीन हमारा इंपॉर्टेंट है क्या बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो इसे रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड। कौन, थायराइड ग्लैंड। अब डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से होगा क्या, हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। अच्छा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो हमें क्या हो सकता है, गॉइटर। आपने देखा होगा कई लोगों का गला स्वेल हो जाता है, किस वजह से, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से। क्लियर रह गया, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। An old man is advised by his doctor to take less sugar in his diet. Name the disease from which the man is suffering. Mention the hormone due to imbalance of which he is suffering from this disease. Which endocrine gland secretes this hormone? क्या बोला है, सबसे पहले एक इंसान है, एक बूढ़ा आदमी है, जिसे क्या मना किया कि शुगर का अमाउंट लेस रखे अपनी चीज़ों में। अब उसे कौन सी डिसीज़ हुई है ये बताना है। उसके बाद बताना है कि किस हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से ये डिसीज हुआ है, और कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा ये हार्मोन रिलीज करता है। तो सबसे पहले आपको पता है लेस शुगर कब लेने को बोला जाता है, हमारा डायबिटीज में। कब, डायबिटीज में, जो कि किसके इम्बैलेंस से होता है, हमारा इंसुलिन के। किसके, इंसुलिन के। और ये इंसुलिन आपको पता है कौन सेक्रेट करता है, आपका पैनक्रियाज। तो आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। क्या लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। क्लियर रहेगी ये बात। तो इस इंसान को क्या हुआ है, सबसे पहले तो उस इंसान को हुआ है डायबिटीज़। सेकंड, किस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हुआ है, तो हुआ है इंसुलिन की वजह से। और इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है, तो इंसुलिन सेक्रेट करता है पैनक्रियाज। क्लियर। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन। वो एंडोक्राइन ग्लैंड बताना है जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ पर्सन। क्या होगा अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो प्लस और एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन आए तो। सबसे पहले जो ग्रोथ हार्मोन होता है, या जैसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा रिलीज करता है, सेक्रेट करता है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ग्रोथ हार्मोन है, अगर कम होगा तो हाइट क्या रह जाएगी, छोटी, यानी पर्सन ड्वार्फ रहेगा। बट वहीं पे अगर ज़्यादा रहेगी, एक्सेस अमाउंट में निकला सेक्रेशन, तो क्या होगा, बोन्स की एक्सेसिव ग्रोथ होगी और बंदा कैसा होगा, बहुत ज़्यादा टॉल। क्लियर रहेगी ये बात, यही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, नेम द हार्मोन दैट आर रिलीज्ड इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स व्हेन दे रीच प्यूबर्टी। तो हमें पूछा है कि मेल और फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जब वो प्यूबर्टी हिट कर लेते हैं। तो आपको पता है मेल में हमारे टेस्टिस क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो ओवरी होती है वो क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, एस्ट्रोजन। क्लियर रहेगी ये बात, ठीक है। बी पार्ट क्या बोल रहा है, नेम अ ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन। उस ग्लैंड का नाम बताना जो ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, और विच प्रॉब्लम इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय दिस। और अगर ये हार्मोन रिलीज ना करे ये ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में है तो क्या हो सकता है। सबसे पहले हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी पिछले उसमें ही देखा था। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, ये हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो हमारे मसल्स की, बोन्स की, इन सब की डेवलपमेंट नहीं होगी। और अगर ये ज़्यादा रिलीज करेगा तो पर्सन टॉल रहेगा, और लेस करेगा तो शॉर्ट या डॉफ रहेगा, डॉफ। क्लियर रहेगी ये बात। सो बच्चा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड शॉक। तो बोला है ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस, और इन मेनिंजेस के बीच में जो लेयर्स है इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं CFS, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वो पूरा एक किससे कवर होता है, ब्रेन बॉक्स यानी हमारे स्कल से। किससे, ब्रेन बॉक्स यानी हमारे स्कल से, ठीक है। ऐसे प्रोटेक्ट होता है। नेम 2 पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच। तो 2 पार्ट्स हमारे हिंड ब्रेन के क्या होता है, एक होता है मेडुला, एक होता है सेरिबेलम। मेडुला का काम क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक बीपी, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, इन सबको कंट्रोल करता है, मेजर करता है। और वहीं पर जो सेरिबेलम होता है इसका काम क्या होता है, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखना और वॉलेंट्री एक्शंस को मेंटेन रखना। क्लियर रहेगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम एनी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एंड ब्रीफली राइट फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। तो 3 ग्लैंड यहां पर कौन कौन से बता रखे हैं इन्होंने, थायराइड, एड्रिनल एंड पैनक्रियास। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। क्या करता है, थायरॉक्सिन। इसका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबको, और बेस्ट बैलेंस वे में हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है बॉडी को, और मेंटल एबिलिटी बेटर होती है। वहीं अगर एड्रिनल ग्लैंड की बात करूं तो ये क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिकॉइड। इसका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है बीपी को, हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, इन सारी चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। अब किस तरीके से, मान के चलो किसी से मेरी लड़ाई हुई तो 2 ही केसेस है, या तो मैं उसे मारने जाऊंगा या वहां से भाग जाऊंगा। क्लियर है। अब इस केस में होता है क्या, भागने या उससे लड़ने के लिए मेरी बॉडी को, जो गुस्से में क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की नीड इंक्रीज हो जाती है। अब हम ज्यादा तेज से सांस लेने लगते हैं, इस वजह से ब्रीदिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से, एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। एक तीसरा देखा पैनक्रियास। पैनक्रियास 2 चीजें सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। इंसुलिन क्या करता है, अगर हमारा ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया तब ये काम करता है, तब ये सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ज्यादा हो जाता है तब ग्लूकोजन। क्लियर रहेगी ये बात। इंसुलिन हार्मोन्स लोअर्स, अगर ज्यादा है तो उसको कम कर देता है इंसुलिन, और कम है तो उसको ज्यादा कर देता है ग्लूकोजन। क्लियर रहेगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चा, स्टेट द फंक्शन ऑफ गस्टैटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के काम पूछे। सबसे पहले आपको पता है कि 5 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, सबके अपने अपने अलग काम होते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर्स हम आंख से देखते हैं तो फोटो रिसेप्टर। दूसरा हम कान से सुनते हैं तो फोनो रिसेप्टर्स। तीसरा हम नाक से सूंघ रहे तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। चौथा हम टंग से टेस्ट कर रहे हैं तो गस्टैटरी रिसेप्टर्स। फोर्थ हम टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वही रिसेप्टर्स। टच कर रहे हैं तो टैंगो रिसेप्टर्स या थर्मो रिसेप्टर्स। ये 5 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। अब बोले गस्टैटरी रिसेप्टर्स किस में काम आता है, तो सिंपल सी बात,
टेस्ट को सेंस करने में, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को सेंस करने में।